सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज जिस टॉपिक पे यानी जिस चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर है। इसके कंप्लीट एस्पेक्ट को वन शॉट के थ्रू यानी एक लेक्चर के थ्रू कंप्लीट एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि बात करें अगर हम पावर शेयरिंग की तो एक लेक्चर यानी वन शॉट के थ्रू इसके कंप्लीट एस्पेक्ट को जब हम डिस्कस करने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है इस चैप्टर में कितने कंटेंट है। यानी कंटेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज हमें कंटेंट पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में कितने कंटेंट है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर की बात करें यानी पावर शेयरिंग जो कि सिविक्स क्लास 10 का पहला चैप्टर है, इसमें 4 प्रमुख कंटेंट है। पहला कि 2 देशों की केस स्टडी, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी बेसिकली उनकी एथनिक कंपोजिशन और उन्होंने अपनी एथनिक डाइवर्सिटीज को कैसे हैंडल किया, ये बात ये प्रमुख एस्पेक्ट हो गए। यानी कि एक आपका हो गया केस स्टडी ऑफ बेल्जियम और केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। इन दोनों की केस स्टडी के पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज स्पष्ट हो जाती है, एक छवि पावर शेयरिंग को, सत्ता की साझेदारी को लेके एक दिमाग में हमारे आइडिया सेट हो जाता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी पावर शेयरिंग हमें जरूरत क्यों है, अर्थात वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। यानी कि अगला जो कंटेंट बनता है वही आपका वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और जब इस प्रश्न का हम उत्तर दे लेते हैं तो फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को, यानी कि पावर कैसे अलग अलग फॉर्म्स में मॉडर्न डेमोक्रेसी में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल जाती है। यानी कि सत्ता की साझेदारी 2 कहानियों से शुरू होती है और वो दोनों कहानियां बेल्जियम और श्रीलंका की है और इन दोनों कहानियों से स्पष्ट हो जाता है कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। और इसके बाद हम पावर के शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट एस्पेक्ट होगा। यानी कि अगर आप समझ गए होंगे पूरे चैप्टर की बेसिक थीम को तो जितने टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग जान चुके हैं। अब सीधे बात करें अगर डिस्कशन की तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया कि पावर शेयरिंग क्या होती है। तो भाई किसी चीज को शेयर करना, अगर मान के चलिए कि 2 दोस्त हैं आपस में और कोई तीसरा व्यक्ति है, वो किसी एक दोस्त, आपके 2 दोस्त हैं, 2 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और एक कोई तीसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है कि इसके साथ पावर को या कोई भी चीज शेयर करता है और वही व्यक्ति इसके साथ शेयर नहीं करता है। तो आपको क्या लगेगा, आपके पास जो फीलिंग आएगी वो इसके साथ अटैचमेंट की आएगी और वहीं पे इसके पास जो फीलिंग आएगी वो इससे डिटैचमेंट की आएगी। यानी वो उससे अलग होने का प्रयास करेगा, उससे दूर हो जाने का प्रयास करेगा, उससे लड़ने का प्रयास करेगा क्योंकि उसके साथ वो शेयरिंग नहीं हो रही है। तो सेम इसी तरीके से डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यानी पॉलिटिक्स में भी पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को हमें मिलनी चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो क्या समस्याएं होती हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं डिस्कस करना। अगर बात करें पावर शेयरिंग के सबसे पहले पॉइंट्स की तो हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की क्या केस स्टडी। क्या पढ़ेंगे? केस स्टडी। इसमें देखेंगे दोनों के एथनिक कंपोजिशन को। ये जो एथनिक शब्द आया इसका मतलब आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर था उसको ऑलरेडी आप देखे होंगे। बात करें अगर एथनिक की तो कुछ भी कॉमन कल्चर, मतलब कुछ भी व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप में कुछ भी कॉमनलिटी है, कुछ भी, चाहे वो बेस्ड ऑन उनका शेयर्ड कल्चर हो, उनका जो लैंग्वेज एक जैसी हो, उनकी जो है कास्ट एक जैसी हो, उनका रिलीजन एक जैसा हो, उनकी लैंग्वेज एक जैसी हो, तो कुछ भी वो अपने कल्चर को शेयर अगर कर रहे हैं तो वही आपकी एथनिसिटी कहलाती है। जो कॉमननेस होती है लोगों के बीच में वही एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। यानी अगर 10 लोग हैं तो उसमें 4 लोग एक लैंग्वेज को बोलने वाले हैं तो उनका अपना एक क्या बन जाएगा, एथनिक कंपोजिशन बन जाएगा। तो आई होप आप एथनिक जैसे टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। फिर उस एथनिक कंपोजिशन के बाद दोनों देशों के क्या बोर्ड पढ़ेंगे कि अपनी एथनिसिटी को कैसे हैंडल किया। बेल्जियम ने एकोमोडेशन किया, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म किया। वहीं पे लास्ट टॉपिक आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें 4 अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को क्या करेंगे, समझेंगे। अब वो 4 अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं उसको हम लोग आगे आने वाले सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है और भाई इसका प्रश्न देते हुए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे पहुंच जाते हैं हम लोग। अगर हम बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की कि बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी क्या है, तो सबसे पहले दोनों की लोकेशन को आपको पता होना चाहिए। लगभग 1 करोड़ के आसपास दोनों की आबादी इसके आसपास वेरी करती है। हरियाणा से दोनों छोटे हैं। ये बेल्जियम की बात करें तो यूरोप की एक कंट्री है जो हरियाणा से भी छोटी है। श्रीलंका की बात करें तो एशियन कंट्री है, उसमें जो है उसकी भी आबादी जो है, उसकी जो एरिया है वो भी हरियाणा से क्या है, लगभग छोटा है, उसके बराबर है पॉपुलेशन के मामले में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बेसिक चीज़ें आप तैयार किए होंगे। सीधे अगर बात करें एथनिक कंपोजिशन की तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, सीधे इस पॉइंट पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले 59% लोग जो हैं किस क्षेत्र में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और किस लैंग्वेज को बोलते हैं, तो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। बेल्जियम के बारे में हम लोग देख रहे हैं। वहीं पे 40% लोग क्या किस क्षेत्र में रहते हैं, वेलोन रीजन में। किस लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को। बाकी बचे 1% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं।
वहीं पे अगर बेल्जियम की कैपिटल सिटी की बात करें, यानी कैपिटल सिटी क्या थी, ब्रुसेल्स थी, वहां पे 80% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को, और वहीं पे 20% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। तो ये आपका एथनिक कंपोजिशन किसका हो गया, बेल्जियम का हो गया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो मेजर जो एथनिक ग्रुप है, यानी कि जो मेजोरिटी में जो लोग हैं वो है कौन, सिन्हाला लोग, सिन्हाला स्पीकर्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज की बात यहां पर भी हो रही है। 40% लोग यानी 74% लोग यहाँ पे कहां पर, श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। और बाकी वहीं पे तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले यानी तमिल स्पीकर जो हैं वो मात्र 18% है। और उस 18% की अगर बात करें तो उस 18% में भी दो सब ग्रुप हैं, एक 13%, एक 5%। जो 13% इसमें से हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, यानी जो श्रीलंका के ही नेटिव हैं, और जो 5% हैं वो आपके इंडियन तमिल्स हैं। अब ये इंडियन तमिल क्या है, यानी जिनकी फोरफादर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड भारत से उठाकर, यानी भारत का जो कोस्टल एरिया था तमिलनाडु, वहां से लोगों को उठाकर प्लांटेशन वर्क, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में भी श्रीलंका में भी, तो लोग तमिलनाडु से लोगों को लेकर, जो अंग्रेज थे वो तमिलियन को उठाकर ले जाते थे श्रीलंका में प्लांटेशन वर्क कराने के लिए। अब वो लोग वहीं पर रह गए, तो वो चूंकि उनकी पीढ़ी अब वहां रह गई, लेकिन वो थी कहाँ की, इंडिया की थी, तो वो बोलते थे तमिल लैंग्वेज। तो ऐसे तमिल जो इनके फोर फादर इंडिया से आए थे वो कहलाए क्या, इंडियन तमिल। और जो श्रीलंका के ही नेटिव थे और तमिल लैंग्वेज को बोलते थे, यानी श्रीलंका के ही नागरिक थे और तमिल भाषा को बोलते थे, वो कहलाए क्या, श्रीलंकन तमिल। तो यानी कि 74% लोग क्या श्रीलंका में बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज, 18% लोग तमिल लैंग्वेज। उस 18% में भी दो सब ग्रुप हैं, 13 और 5 का। 13 क्या है, श्रीलंकन तमिल से, 5 क्या है, इंडियन तमिल से। उसके बाद बात करें, ये तो हो गया लैंग्वेज के आधार पे। बाकी जो 7% जो क्रिश्चियंस हैं, जो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। ये जो 7% है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। अब ये 7% जो क्रिश्चियन है वो 7% लोग तमिल लैंग्वेज को भी बोलते हैं, श्रीलंका और तमिल लैंग्वेज को भी बोलते हैं, और सिन्हाला लैंग्वेज को भी बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार के जो एथनिक कंपोजिशन है आपकी बेल्जियम की, और कुछ इस प्रकार से जो एथनिक कंपोजिशन है वो आपकी है श्रीलंका की। तो आई होप एथनिक कंपोजिशन दोनों को आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब हम बात करें अगर अगले एस्पेक्ट की, तो वो है कि ये चाहे बेल्जियम हो चाहे वो आपका क्या हो, श्रीलंका हो, दोनों ने अपनी एथनिसिटी को किस प्रकार से हैंडल किया, दोनों ने अपनी एथनिसिटी को किस प्रकार से हैंडल किया, तो उस पर हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। यानी एथनिक कंपोजिशन समझ गए। अब बात करें कि कैसे हैंडल किया श्रीलंका ने और कैसे हैंडल किया बेल्जियम ने। तो श्रीलंका की जब हम बात करेंगे तो श्रीलंका ने अपने यहाँ मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को क्या किया, इंप्लीमेंट किया, अडॉप्ट किया, यानी मेजोरिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, नाम से स्पष्ट है, मेजोरिटी कम्युनिटी को ही सब कुछ माना जाएगा, उसी की आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसी के नीड और कंसर्न पे काम किया जाएगा। यानी मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, तो वो ऐसी चीज है, ऐसी थिंकिंग प्रोसेस है, ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें ये माना जाए कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, मेजोरिटी कम्युनिटी क्या हो, योग्य होती है जो है रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, इन विच एवर इट वी वांट। अब चाहे आप जो है किसी भी तरीके से हो, अगर मेजोरिटी कम्युनिटी है किसी देश में तो वही कम्युनिटी ही शासन करने के योग्य होनी चाहिए। ये थिंकिंग प्रोसेस किसका है, मेजोरिटेरियनिज्म का। मतलब सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि एक ऐसा बिलीव जिसमें कि माना जाए कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि माइनॉरिटी की विश, नीड को, कंसर्न को डिसरिगार्ड करते हुए मेजोरिटी ही किसी भी प्रकार से क्या करनी चाहिए, शासन करनी चाहिए एक देश में। तो अगर ऐसी आइडियोलॉजी किसी व्यक्ति के अंदर है तो उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो है मेजोरिटेरियनिज्म। तो आई होप आप मेजोरिटेरियनिज्म की बातों को आप समझ पाए होंगे। अब श्रीलंका में कैसे इसको फॉलो किया जाता है, तो क्या क्या जो है मेजर्स जो है अडॉप्ट करती है वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में मेजोरिटी में पूरे देश में ही 74% आपके सिन्हाला थे, तो उनकी सरकार बनती है, और जब उनकी सरकार बनती है तो वो सिन्हाला कम्युनिटी के थे, यानी सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले थे, इसलिए सिन्हाला सुप्रीमेसी को ही वो स्टेब्लिश करने के लिए तमाम मेजर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। जैसे कि अगर बात करें स्टेप टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिन्हाला सुप्रीमेसी, तो वो आपके अलग अलग जो है सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग स्टेप को उठाना शुरू कर दिए। बात करें इन 1956 की,
इन 1956 की बात करें तो सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये करते हैं कि आपका एक एक्ट पास करते हैं, और जिस एक्ट के थ्रू सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर कर देते हैं। पहला चीज कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए वो एक एक्ट पास करते हैं, जिसके थ्रू वो तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड करते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। पहला मेजर्स। दूसरा चीज, गवर्नमेंट जो बनती है, सिन्हालियन गवर्नमेंट जो बनती है वो क्या करती है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करती है, फेवर करती है, जो कि सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर करता हो, चाहे यूनिवर्सिटी पोजीशन की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें। इन सभी चीज़ों में यानी जितने भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उन सबको उनको फेवर करना सिन्हालियन गवर्नमेंट शुरू कर देती, चाहे वो मामला सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का हो, यूनिवर्सिटी पोजीशंस का हो, या कुछ का भी हो। साथ ही साथ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट कर देते हैं। अब देखिए श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी वो सिन्हाला थी। सिन्हाला कौन से धर्म को जो है फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को। तो जब बुद्धिज्म को सिन्हालियन लोग जो है फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट भी और कॉन्स्टिट्यूशन भी बुद्धिज्म की तरह थोड़ा सा जो है झुकाव दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, को थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा झुकाव दिखाएगा, जिसकी वजह से एक संविधान स्टिपुलेट होता है जो जिसमें कि स्टेट खुद प्रोटेक्ट और फोस्टर करेगा किसको, बुद्धिज्म को। यानी कि खुद संवैधानिक रूप से एक ऐसे संविधान को जो है तैयार किया गया जिसमें कि सरकार खुद प्रोटेक्ट करेगी और फोस्टर करेगी बुद्धिज्म को। एंड फाइनली ऐसा होने की वजह से, इन सभी मेजर्स को अडोप्ट करने की वजह से जो तमिल श्रीलंकन जो तमिल थे उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन होना शुरू हो जाता है, जो कि लाजमी है कि जब आप एक कम्युनिटी के साथ भेदभाव करेंगे और दूसरी कम्युनिटी के साथ क्या करेंगे, फेवर करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिसके साथ भेदभाव होगा उसके अंदर अलगाव की स्थिति, उस अलगाव की जो फीलिंग पैदा होना ही आपका जो है लाजमी है। तो ये चीज़ें हम समझ गए क्या मेजोरिटेरिज्म पॉलिसीज को इस्टेब्लिश करके जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करती है। तो जब इन सभी मेजर्स को वो अडोप्ट करते हैं तो इन सभी मेजर्स को अडोप्ट करने के बाद अब जो श्रीलंकन तमिल थे, जो तमिलियन थे, वो भी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। क्या, तमाम जो है डिमांड शुरू करते हैं रीजनल ऑटोनॉमी की, अपनी तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाने के लिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, और इन सब के अलावा तमिल एलम की नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में जो कि इस्टेब्लिश रहता है। तो ये नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में तमिल एलम की बात करते हैं कि उनको एक अलग से ही तमिल एलम दे दिया जाए, एक तमिल राष्ट्र बना दिया जाए, तमिल राज्य बना दिया जाए, जिसमें कि उनका संविधान और उनकी व्यवस्थाएं वो अपना खुद है शासन पद्धति चला लेंगे। तो ये सब डिमांड करते हैं, जिसके लिए वो तमाम लॉन्च करना शुरू करते हैं पार्टीज को, स्ट्रगल को, मूवमेंट को। और जब ऐसा होगा किसी देश में तो समझिए कि स्थिति बड़ी ही डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और इस तरीके से एक ही देश के अंदर दो कम्युनिटी के बीच में विवाद बड़े ही गहरी खाई के रूप में आ जाएगा। और फाइनली वो चीज़ हमें देखने को मिलती भी है श्रीलंका के केस में। यानी कि हम जानते हैं कि जब ये सारे मेजर्स को अडोप्ट करना श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है करना शुरू कर देती है, तो ये जो तमिलियन थे वो भी पार्टीज को लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और इन सभी मूवमेंट के थ्रू अपनी बातें रखना शुरू कर देते हैं। कौन सी बातों को, कि उनकी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, उनकी रीजनल ऑटोनॉमी हो, उनको भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। अब कुछ नहीं देना चाहते हो तो आप हमको तमिल एलम दे दो, तमिल राष्ट्र बना दो, तमिल राज्य बना दो, हम अपना जो है रह लेंगे, स्वतंत्र व्यवस्था दे दो। किस पार्ट में, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। और जब ये भी नहीं होता है, हर चीज को फाइनली क्या कर देता है श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा डिनाई कर दिया जाता है, तो सिविल वार होता है। क्या होता है, सिविल वार होता है। श्रीलंका गवर्नमेंट जब रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो फाइनली स्थिति क्या हो जाती है, सिविल वार जैसी कंडीशन बनते हुए हमें देखने को मिल जाती है, जो कि 2009 तक की स्थिति श्रीलंका की काफ़ी जो है इस रूप में हमें देखने को मिल जाती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। बात करें एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन क्या होता है, तो ये समझ लीजिए एकोमोडेशन का मतलब बेल्जियम में जो पॉलिसी फॉलो की गई वो एकोमोडेटिव पॉलिसीज को फॉलो किया गया। वहीं पे श्रीलंका में कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया गया, तो वो मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज को क्या किया गया, फॉलो किया गया, जिसकी वजह से वहां पर एक छोटे से देश में सत्ता की साझेदारी यानी पावर को शेयर सही तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में एकोमोडेटिव प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया गया। और ये एकोमोडेटिव प्रिंसिपल क्या है, तो वो समझिए कि टू प्रोवाइड विद समथिंग डिजायर्ड, नीडेड एंड सूटेड, मतलब कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देना जिसकी जरूरत हो, जो सूट करे, जिसकी जो है लोग इच्छा करें, मतलब लोगों को जो जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ भी प्रोवाइड कराना ही एकोमोडेटिव प्रिंसिपल कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है।
होता क्या है इसमें कि बेल्जियम में भी डाइवर्सिटीज थी, हमको पता है कि बेल्जियम में भी डाइवर्सिटीज थी, लेकिन बेल्जियम जो गवर्नमेंट थी वो किस प्रकार से अपनी डाइवर्सिटीज को हैंडल करने का प्रयास करती है वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेल्जियन गवर्नमेंट थी वो कुछ अलग ही रास्ता अपनाती है। वो क्या रास्ता होता है कि सबसे पहले अपने रीजनल डिफरेंसेस को क्या कर देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अपने कितने डाइवर्सिटीज हैं पहले उसको समझते हैं कि उनके देश में जो एग्जिस्ट करती हुई डाइवर्सिटीज है वो कितने अलग अलग फॉर्म्स में है। ठीक है, जो रीजनल डिफरेंसेस हैं और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है उसको वो समझते हैं। और समझने के बाद बिटवीन 1970s एंड 1993 यानी 1970 से 1993 के बीच में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। वो अपने संविधान को 4 बार संशोधन करते हैं। कौन? बेल्जियन लीडर्स जो थे अपने संविधान को 4 बार संशोधन करते हैं। और साथ ही साथ संविधान कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो है शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी वो कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास आल्सो हैज़ पावर, उसके पास भी खुद की भी पावर रहेगी। साथ ही साथ ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई जिसमें कि दोनों कम्युनिटी यानी कि फ्रेंच और डच दोनों कम्युनिटी के जो लोग थे यानी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर दिए गए। यानी कि एक तो आपका क्या कर दिया गया, ये देश है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कर दिया गया। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि वो अपने खुद की पावर को क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके। और साथ ही साथ आपका जो ब्रसेल्स था जो कैपिटल सिटी थी उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर दिया गया, डच और फ्रेंच दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। सो इन सब दोनों अलावा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनाई गई और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई और इन दोनों के अलावा एक और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ग्रुप। इट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और साथ ही साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है क्या करेगी कि किसी एक लैंग्वेज ग्रुप की किसी इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ग्रुप, यानी किसी एक लैंग्वेज, हर जैसे फ्रेंच स्पीकिंग है तो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच है तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन है तो जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई। अब वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी वो अपनी कम्युनिटी के लैंग्वेज, कल्चरल, एजुकेशनल हर इशू को लेके काम करेगी, उन सभी मुद्दों पे काम करती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से बेल्जियम में एकोमोडेटिव प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया जिसकी वजह से जब यूरोपीय यूनियन अपना जो है हेडक्वार्टर सेलेक्ट करने की बारी आती है, यूरोपीय यूनियन आपस में बैठक करते हैं तो ये डिक्लेयर करते हैं कि बेल्जियम को ब्रसेल्स को जो है अपना यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर बनाते हैं। यानी कि इसलिए क्योंकि बेल्जियम में शानदार तरीके से अपने यहाँ पावर को शेयर किया तो इसलिए यूरोपीय यूनियन का जब हेडक्वार्टर बनता है तो ब्रसेल्स में ही बनता है, तो ये अप्रिसिएशन भी उसको मिलता है। तो आई होप आप पावर शेयरिंग के जो पहला एस्पेक्ट था बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के केस स्टडी को आप अच्छे से समझे होंगे जिसमें कि उनके एथनिक कंपोजिशन को आपने तैयार किया और श्रीलंका ने किस प्रकार के अपने एथनिक डाइवर्सिटीज़ को हैंडल किया, बेल्जियम ने किस तरीके से अपने यहाँ के एथनिक डाइवर्सिटीज़ को हैंडल किया। इन दोनों पॉइंट्स को देखा, श्रीलंका में रिजल्ट क्या आया, बेल्जियम में रिजल्ट क्या आया, दोनों को आपने समझा। इन दोनों के बाद हम समझ गए कि पावर शेयरिंग इज ए वेरी इसेंशियल एस्पेक्ट फॉर अ कंट्री, यानी किसी देश के लिए जो पावर शेयरिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब देखिए मामला क्या है, हम समझेंगे अगले पॉइंट्स में कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कि वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की हमें जरूरत क्यों है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ से निकल के सामने आ गया। तो सबसे पहले 2 कारण हैं पावर शेयरिंग के पीछे, एक आपका प्रूडेंशियल और एक आपका क्या है, मोरल। दोनों कारण को समझते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन यानी कि पावर को शेयर करना एक समझदारी भरा भी निर्णय है और पावर को शेयर करना एक नैतिक कारण भी, मतलब नैतिक निर्णय भी। यानी कि पावर को शेयर करने के पीछे 2 कारण है, एक बुद्धिमत्तापूर्ण कारण है, समझदारी भरा निर्णय है, और एक जो है समझिए नैतिक जिम्मेदारी भी है। भाई नैतिकता यही है ना कि पावर को कंसोलिडेट ना, पावर सबके साथ इक्वली शेयर किया जाए, ये तो नैतिकता भी है और साथ ही साथ समझदारी भरा भी निर्णय है। समझदारी भरा निर्णय कैसे है, पावर शेयरिंग होने की वजह से
जो है इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। जब समाज में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में पावर की शेयरिंग होगी तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो विवाद की स्थिति है वो कम रिड्यूस होगी, यानी इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। और साथ ही साथ पॉलिटिकल आर्डर में स्टेबिलिटी को क्रिएट करने का सबसे अच्छा कोई तरीका है तो वो है आपका पावर शेयरिंग। साथ ही साथ बात करें कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट द मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल। हम जानते हैं कि अगर मेजोरिटी किसी देश में है और वो माइनॉरिटी पे अत्याचार कर रही है तो सिर्फ माइनॉरिटी पे वो अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि उस अत्याचार करने की वजह से, शोषण करने की वजह से मेजोरिटी भी एज वेल एज प्रभावित होती है। सिंपल सी बात है, युद्ध किसी देश में होते हैं तो कोई जीते या हारे, लेकिन नुकसान तो दोनों का ही होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये दोनों तीनों पॉइंट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग के पीछे कहीं ना कहीं प्रूडेंशियल रीजन भी है, और इस प्रूडेंशियल रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। मोरल रीजन की बात करें तो पावर शेयरिंग क्या है, इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई लोकतंत्र की एग्जिस्टेंस की अगर बात हो और वहाँ पे पावर शेयरिंग न हो तो लोकतंत्र की आप इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते, डेमोक्रेसी आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी रहती है जब उसमें हर आर्गन में, हर लेवल्स में, हर सोशल ग्रुप में पावर की शेयरिंग होती है। पावर अगर शेयरिंग नहीं होती है, पावर को कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस हम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि पावर शेयरिंग एक लोकतंत्र की आत्मा होती है, और लोकतंत्र में अगर पावर शेयरिंग नहीं होता है तो समझिए कि आप लोकतंत्र की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट वही लिखा है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से हम जानते हैं पावर शेयरिंग में की वजह से ही लोग एक लोकतांत्रिक सरकार में सोचते हैं कि हमारी सरकार कैसी होगी, लोग कैसे हमारी सरकार पे गवर्न करेगी, ये सारी चीज़ें भी लोग सोच पाते हैं बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। तो दो कारणों की वजह से हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज अ डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जरूरी होता है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो कि इस टॉपिक का यानी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अलग अलग रूप में कैसे पावर को शेयरिंग हुई है उसकी हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि पीपल आर ऑल सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स इन अ डेमोक्रेसी, पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, और ये फॉर्म्स हम जो आगे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि लोगों को ही सभी पॉलिटिकल पावर्स का क्या माना गया है, सोर्स माना गया है। भाई लोग, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वी नो वेरी वेल दैट कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल कांसेप्ट हम लोगों को दिमाग में पड़ रहता है। एक लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों से होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है। सरकार क्या होती है, ऐसे ही होती है। और साथ ही साथ डेमोक्रेसी की बात करें कि लोग खुद, लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें लोग खुद के द्वारा खुद पे शासन करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को बना के, और इसमें कि एक लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एज, मतलब कि हम, मतलब एक लोकतंत्र में प्रयास यही किया जाता है कि जितना हो सके व्यक्तियों तक पावर, एक अंतिम तबके तक भी पावर को क्या किया जाए, शेयर किया जाए। तो वो शेयर कितने फॉर्म्स में हो रही है, तो 4 फॉर्म्स में हो रही है। पहला, जब गवर्नमेंट के डिफरेंट आर्गन्स में पावर को शेयरिंग हो, डिफरेंट आर्गन्स में पावर की शेयरिंग हो। दूसरा, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में पावर की शेयरिंग हो। फिर इसके बाद समाज के तमाम सोशल ग्रुप में पावर की शेयरिंग हो। साथ ही साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में पावर की शेयरिंग। यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, तो जो आपका पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो कुछ इन फॉर्म्स में हमें शेयर होते हुए देखने को मिलता है। कैसे, कुछ जब पावर आर्गन्स में शेयर हो, गवर्नमेंट के आर्गन्स में शेयर हो, तो आर्गन में क्या होता है, गवर्नमेंट के अंग, और गवर्नमेंट के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 प्रमुख चीजों से मिलकर गवर्नमेंट बनती है। सरकार कोई एक पद नहीं बल्कि सरकार एक मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म में 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव होता है, एंड जुडिशरी होता है, लेजिस्लेटिव होता है। इन तीनों से मिलकर सरकार बनती है, और इन्हीं तीनों को आर्गन कहा जाता है गवर्नमेंट का। इनके बीच में जो पावर की शेयरिंग होती है उसको कहा जाता है कि भाई पावर जो है अलग अलग डिफरेंट आर्गन्स में बटी होती है। और इस प्रकार का जो बंटवारा है वो क्या कहलाता है आपका, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में एंड जुडिशरी में। और इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक लेवल पे पावर को एक्सरसाइज करते हैं। यानी इसमें कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, और ये सभी आपस में एक दूसरे की पावर को चेक भी करते रहते हैं कि कोई भी नन ऑफ द एनी वन आर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। यानी कोई भी, चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो एंड लेजिस्लेचर हो, कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। इसकी क्यों, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। और जब इस प्रकार से चेक करते हैं तो ये सत्ता का बैलेंस भी बना रहता है, पावर का बैलेंस भी बना रहता है। इसलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। यानी कि इसमें आर्गन वाले कंसेप्ट में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है
कि पहली बात कि आर्गन का मतलब समझ गए कि डिफरेंट आर्गन्स में पावर की शेयरिंग, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। लेवल्स की बात करें यानी कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, कैसी कैसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट शुरुआत में पावर तो 2 ही लेवल में शेयर हुई थी, एक सेंट्रल और एक स्टेट। बाद में जो है हम जानते हैं 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू आपकी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनती है, जिसमें कि पंचायत और पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी जैसे कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो ये आपके लोकल गवर्नमेंट बाद में आए, यानी 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है। और ये तीनों को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी ये तीनों क्या है, लेवल्स हैं। अब ये सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रल है, फिर उससे नीचे स्टेट है, फिर उससे नीचे क्या है, लोकल है। यानी पावर का डाइल्यूशन हुआ है ऊपर से नीचे तक। कहाँ से, ऊपर से नीचे तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसलिए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में फेडरलिज्म में इसको कंप्लीट एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल स्टेट लोकल में पावर का शेयर होना, ये सारी चीजें इस पॉइंट में आती हैं। सोशल ग्रुप की बात करें तो समाज में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में भी पावर की शेयरिंग होती है। अब समाज में कौन कौन से ग्रुप होते हैं आप समझिए, महिलाओं की ही बात ले लीजिए तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है, तो वो क्या है, महिलाएं समाज का एक ग्रुप है। अगर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है तो वो आज आवाजें अपनी क्या कर रही, उठा पा रही है। कैसे, क्योंकि उनके साथ भी पावर शेयरिंग हुई। आप देखते होंगे जातिगत असमानताओं की वजह से भेदभाव भी होते हैं, जिसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में भेदभाव चलता है। तो अगर चलता होगा तो आपने महसूस किया होगा कि आज लोगों के पास ये अधिकार है कि वो उसका विरोध कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी पावर की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। तो समाज के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में भी पावर की शेयरिंग हुई है। यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, चाहे रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, चाहे कास्ट के आधार पर ग्रुप हो, उन सब में जो है पावर की शेयरिंग हुई है। और जिसमें हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा था बेल्जियम में, उसका बेहतर एग्जाम्पल था कि वो क्या था, लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे भी कानून बनाने की क्षमता थी उसका। चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो, चाहे डच स्पीकिंग हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग हो, इन सभी आधार पे वो क्या कर सकता है, अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए जो है कानून बना सकता है, अपनी कम्युनिटी की बातों को रख सकता है। तो यानी बेल्जियम का जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं इसी का एग्जाम्पल है। इसमें फायदा क्या होता है कि सोशली जो वीकर सेक्शन है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये सारे पॉइंट्स, यानी सोशली वीकर सेक्शन मतलब महिलाओं की जो स्थिति है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों में आती है। क्योंकि समाज में सामाजिक रूप से जो थोड़े कमजोर लोग हैं उनको पावर शेयर की जाती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी आरक्षण दिया जाता है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल ग्रुप्स में भी पावर की शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में होते हुए देखने को मिल जाती है। सो इस मेथड का जो यूज किया जाता है वो बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि जिससे कि माइनॉरिटी सेक्शन जो होता है समाज का, देश का, उसको फेयर शेयर इन पावर में, यानी सत्ता में जो है एक निष्पक्ष रूप से उसका भी हिस्सेदारी हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समाज के अलग अलग ग्रुप्स में भी पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप मूवमेंट्स में भी पावर शेयरिंग होती है। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप मूवमेंट में, क्योंकि हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और जिससे कि वो पावर में आते हैं, सत्ता में आकर शासन की व्यवस्थाओं को चलाते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आप देखे होंगे, आप जानते होंगे, सरकारें आपस में जब किसी एक सरकार की पूर्ण बहुमत नहीं आती है तो वो तमाम जो है किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत नहीं आती है तो तमाम पार्टियों के साथ मिलकर वो सरकार बनाती है, यानी वो आपस में पावर को शेयर कर लेती है। तो कोलिजन गवर्नमेंट भी इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि बात करें ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, फार्मर का, इन सभी लोगों का, जो ये सभी जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं ये सरकार की पॉलिसीज़ पे, अपने नीड कंसर्न पे, तमाम सरकार की पॉलिसीज़ पे प्रेशर बनाते हैं, बना करके सरकार के, मतलब ये समझिए कि अभी मान ली कोई ग्रुप है, एक फॉर्म बिल आया था, आपको कहानी पता होगी, फॉर्म बिल आया था तो किसानों को लगा कि नहीं हमारा नुकसान है। अब उनको लगा हमारा नुकसान है तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सरकार पे प्रेशर क्रिएट हुआ। जब सरकार पे प्रेशर क्रिएट होता है तो कहीं सरकार उन बातों को सुनती है। तो वहीं कहीं जो प्रेशर ग्रुप है और तमाम जो आप अपने क्षेत्र में महसूस करते होंगे, आंदोलन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, मार्च निकलते हैं, इन सभी चीज़ों के थ्रू सरकार पे प्रेशर बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उनकी बातों को सरकार सुने। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स में भी पावर की शेयरिंग है, तभी वो इस तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो आई होप अलग अलग फॉर्म्स में पावर हमें शेयर होते हुए देखने को मिल जाती है। हमने सबसे पहले पढ़ा श्रीलंका की केस स्टडी, फिर हमने क्या पढ़ा, बेल्जियम की केस स्टडी। अब बेल्जियम की केस स्टडी में हमने क्या पढ़ा,
बेल्जियम की केस स्टडी में हमने क्या पढ़ा, आपको ये पता होगा। श्रीलंका केस स्टडी में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा। दोनों के एथनिक कंपोजिशन को देखा, दोनों के एथनिक कंपोजिशन को देखा, फिर दोनों ने अपने यहाँ एथनिक कंपोजिशन को कैसे हैंडल किया। बेल्जियम ने एकोमोडेटिव प्रिंसिपल को अडोप्ट किया, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को अडोप्ट किया। फाइनली क्या आता है रिजल्ट, वो हमने देखा। फिर इसके बाद वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे डिस्कस किया। फिर हमने लास्ट पॉइंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्कस करते हुए 4 अलग अलग फॉर्म्स यानी आर्गन, लेवल, सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हुए इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट समझ लिया वन शॉट के थ्रू। तो आई होप आप इस पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, समझे होंगे, सारे एस्पेक्ट को क्लियर क्रिस्टल आप कर चुके होंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और इफ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड। और आज इस सेशन को हम लोग यहीं से हम लोग जो है साइन ऑफ करते हैं। अगले दिन हम लोग फेडरलिज्म यानी हर चैप्टर के वन शॉट को लेते रहेंगे, समझते रहेंगे, जानते रहेंगे। सो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।